Hey everyone, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. और हमारे साथ है आज दोना रॉय, जो कि एलेट पीजी की टॉपर है एंड फाइनली उनको एलेट के पीजी के थ्रू एनएलयूडी मिल चुका है, क्योंकि हमारी काउंसलिंग की लिस्ट आ चुकी थी एलेट पीजी के लिए। तो शी गॉट द एनएलयूडी इन द वेरी फर्स्ट लिस्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे दोना के साथ कि एलेट की स्ट्रैटेजी क्या थी उसकी, और जिसके लिए ऑब्वियसली एलेट पीजी 2025 के लिए जो भी स्टूडेंट्स एस्पायर कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। साथ ही साथ क्योंकि दोनों ने क्लैट पीजी का भी पेपर दिया ही था, एंड सिंस क्लैट पीजी पे अभी वी हैव मेनी अदर थिंग्स गोइंग ऑन, सो उस पे स्ट्रैटेजी एंड ऑल पे तो हम डिस्कशन करेंगे ही करेंगे। बट उसके रिजल्ट्स में कुछ वेरिएशन हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ विच वी आर नॉट डिस्कसिंग द रैंक एंड ऑल। बट दोनों हैव गॉट द रैंक 117 in CLAT in the category. So we will be discussing about the whole CLAT PG and ALET PG strategy. So शुरू करते हैं दोना के साथ, ठीक है? So hello दोना, हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताओ कि तुमको एनएलयू डी का सिलेक्शन, एनएलयू डी की लिस्ट में अपना सिलेक्शन देख के कैसा लग रहा है? मैम, इट इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। क्योंकि हमेशा से जब भी एलिट पीजी की बात हुई थी, एलिट यूजी की भी बात होती थी घर पे या फिर बाहर, घर वाले तो सपोर्ट करते ही थे हमेशा से। लेकिन बाहर के कुछ लोग ऐसा बोलते थे कि बहुत डिफिकल्ट है, सीट्स बहुत कम है, मिलना बहुत मुश्किल है। ये सब चीजें हमेशा से सुनती आ रही थी, आसपास के लोगों से बहुत ये सब सुनने में आ रहा था। तो पर फिर भी मेरे को था कि एक बार ट्राई तो करना चाहिए, बिना ट्राई किए तो ऐसे हार नहीं मान सकते। तो एक बार मैंने ट्राई किया और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हो गया सिलेक्शन। ओके। सो दोना, अभी फिलहाल के लिए जब तुम्हारा लिस्ट में नाम आ गया है तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि एलेट पीजी का जब आपने फॉर्म भरा होगा तो उसमें आपसे प्रेफरेंस भी पूछी गई होगी रिगार्डिंग एक जॉइंट एलएलएम का प्रोसेस है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बता दो ऑडियंस को, क्योंकि जो लोग अभी एलेट नेक्स्ट टाइम देने वाले हैं वो भी इस प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं गुजरेंगे, जहां पे उनको ये समझ नहीं आएगा वो व्हाट इज दिस प्रोसेस, और क्या वो जनरल एलएलएम भरेंगे, प्रेफरेंस देंगे तो क्या तब वो आईपीआर से नहीं कर सकते हैं, या फिर वो जॉइंट एलएलएम के थ्रू ही सिर्फ आईपीआर से कर पाएंगे। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेलिंग बता दो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लिस्ट एप्लीकेशन जब फिल करते हैं तो उस टाइम पे दो प्रेफरेंस आते हैं। एक आता है कोर्स वन और एक आता है कोर्स टू। कोर्स वन में ऐसा रहता है जनरल एलएलएम, और कोर्स टू में रहता है आईपीआर। तो अगर आपका प्रेफरेंस, किसी का प्रेफरेंस अगर आईपीआर है तो वो प्रेफरेंस फर्स्ट लिस्ट में वो आईपीआर रख सकता है और फिर जनरल एलएलएम डाल सकता है वो। फिर जब लिस्ट आता है तो अगर उसका जनरल एलएलएम में उसका नाम आ जाता है तो ठीक है, अच्छी बात है। पर अगर सेकंड लिस्ट में उसका आईपीआर में भी आ जाता है तो फिर भी वो अपना पहले वाला सीट छोड़ के वो आईपीआर के लिए सीट अपना रिटेन कर सकता है। ओके। सो और एक चीज, हम्म। मैम, आईपीआर में सिलेक्शन के लिए उनका एक इंटरव्यू भी होता है, इंटरव्यू और एक जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन। उसमें भी ये मैटर करता है, ये मार्क्स मतलब एनेट के वहाँ पे 70% मार्क्स चाहिए होते हैं और बाकी का 30% ये लोग जीडी और इंटरव्यू के बेस पे देते हैं। ओके, सो मैं व्यूअर्स को बता दूं कि दोना ने दोनों फॉर्म ऑब्वियसली प्रेफरेंस दी ही थी उसने। तो दोना ने शायद, तुमने आईपीआर वाला जॉइंट वाला प्रेफरेंस रखा था, राइट? तुम्हें आईपीआर में एलएलएम करना फर्स्ट था। प्रेफरेंस, यस मैम। हाँ। तो पहले लिस्ट आई थी वो जनरल वाली, जिसमें दोना का हो गया था, और अभी रिसेंट अभी दोना का कहना है कि कल लिस्ट आई है तो उसमें भी उसका उसको आईपीआर का ऑप्शन मिल गया है। तो अगर वो जनरल एलएलएम भी करती तो उसमें भी वो आईपीआर से कर सकती थी, और अभी जॉइंट एलएलएम में भी आईपीआर का ऑप्शन उसके पास है। तो आपके पास दो रास्ते खुल जाते हैं। इफ यू आर वेरी क्लियर कि आपको सिर्फ आईपीआर करना है तो आप जॉइंट वाला ऑप्शन नंबर वन पे रखो। लेकिन आपको अगर वहां नहीं मिलता है तो ऐसा नहीं है कि आपको जनरल में नहीं मिलेगा, ठीक है? सो आई होप यहाँ पे इस बात पे आपको क्लैरिटी राइट। मिलती है। चलो, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बिल्कुल मेन जो हमारा क्वेश्चन होता है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। वो ये है कि भाई एलेट पीजी के लिए प्रिपरेशन कैसे करी? तो मैम, मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मेरा मेन टारगेट क्लैट था। हम्म। तो मैंने क्लैट के लिए मैंने स्टार्ट किया था जैन से, बहुत अर्ली मैंने स्टार्ट कर दिया था। मतलब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही मैंने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेरे को गैप नहीं चाहिए था बीच में। कि होता है ना, वो एक पेस चलता है, वो फिर थोड़ा ब्रेक हो जाता है तो पढ़ाई में फिर उस मेंटालिटी से फिर हम काम नहीं कर सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं। तो मेरा था कि मैं जैन से मैंने स्टार्ट कर दिया।
उसके बाद जो पहला चीज जो मैंने किया वो मैंने पीवाईक्यू एनालिसिस किया। मैंने सबसे पहले क्वेश्चंस देखे प्रीवियस ईयर के। उससे मेरे को एक आइडिया लग गया कि कैसे क्वेश्चंस एलेट में आते हैं और हम्म। पीजी में आते हैं, दोनों के मैंने देखे थे उस टाइम पे। एलेट और पीजी कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मेरे को एक पैटर्न समझ में आ गया। कौन से सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किससे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। तो उस बेसिस पे मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया। और उसके बाद मैंने अपना वीक जो सब्जेक्ट था उस पर मैंने काम किया। जो मेजर सब्जेक्ट्स थे, जो माइनर सब्जेक्ट्स थे, उस पर भी मैंने एक लिस्ट बना लिया था, पूरा उसको डिवाइड कर दिया था पूरी तरीके से। उसके बाद 2-3 महीने बाद ही मैंने अपने मॉक्स देने स्टार्ट कर दिए। मैंने ये नहीं, मतलब कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि थोड़ा 70-80% पढ़ना हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा तो हम मॉक्स देंगे। पर मैंने 2-3 महीने में ही मैंने स्टार्ट कर दिया था मॉक्स देना। और क्वेश्चंस मैं बहुत लगाती थी, मतलब वो ऑनलाइन क्वेश्चंस हो चाहे वो बुक से हो, मैं क्वेश्चंस काफी लगाया मैंने। प्लस अन अकेडमी में जो क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कराते हैं वो काफी मैंने हर एक क्लास मैंने ऑनलाइन क्लास मैंने ज्वाइन किया था। सो दोनों, तुमने तो जब यहाँ ये पे था मेरा मॉक्स और प्रिपरेशन। प्रीवियस ईयर की तुम बात करती हो, तो अन अकेडमी का मॉक्स का कितना, मतलब तुम्हारे लिए अन अकेडमी के मॉक्स कितने हेल्पफुल रहे हैं? क्योंकि नंबर ऑफ मॉक्स आपको मैम प्रोवाइड करे गए थे, अराउंड 25+ मॉक्स आपको दिए गए थे। और प्लस जो हम लोगों के क्लासेस में हम लोगों ने जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए थे, थोड़ा सा उसके डिटेल में बताओ कि वो तुम्हारे लिए कितना हेल्पफुल रहा, नॉट ओनली फॉर एलेट बट ऑल्सो फॉर क्लैट पीजी। मैम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अन अकेडमी के मॉक्स वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी। बहुत मेरे को हेल्प किए। प्लस उसके जो एक्सप्लेनेशंस होते थे उन मॉक्स के, वो काफी अच्छे होते थे। मैं जब मॉक्स लगाती थी, मतलब कुछ मॉक्स दूसरे प्लेटफॉर्म के मॉक्स भी मैंने देखे थे, वहाँ फ्री जो मॉक्स होते हैं, तो वहाँ पे होता है कि काफी इजी मॉक्स आते हैं, समझ में आ जाता है कि ये काफी इजी है। मतलब इतना तो मेरा प्रिपरेशन नहीं था कि मैं इतने मार्क्स ला दूँ इतने कम टाइम पे। बट जो अन अकेडमी के मॉक्स मतलब वो रियलिटी चेक देता है, वैसा वाला मॉक्स होता था वो। तो मेरे को काफी वो हेल्प किया। मार्क्स देख के कभी कभी डिमोटिवेट होती थी, पर उसके साथ एक मोटिवेशन भी मिलता था कि मेरे को और पढ़ना है, मेरे को हम्म। और जानना है क्यों मेरे इतने गलत हो रहे हैं। तो ठीक जब है। एनालिसिस करती थी मैं, तो उसमें मेरे को काफी अच्छे मतलब मोटिवेशन मिलता था मेरे को। प्लस मैं लिखती थी जो भी मेरे गलत आंसर्स होते थे, वो मैं एक कॉपी बनाया था मैंने, उसमें मैं वन वर्ड आंसर करके ऐसे लिख लेती थी। और बाद में मैं उसको रिवाइज करती रहती थी। ओके। सो क्या रिसोर्सेज तुमने फॉलो किए थे एलेट पीजी के? क्योंकि एक बात तो है ऑब्वियसली कि जब आप क्लैट की प्रिपरेशन करते हो तो एलेट अपने आप तैयार हो जाता है। क्योंकि पुराना जो करेक्ट। पैटर्न था आपका एलेट का, हम मान सकते हैं कि वो हम हमसे मांगता था कि हम थोड़ी अलग प्रिपरेशन करें। बट इधर जो हम्म। 2 साल से पैटर्न हुआ है वो बहुत इजी है क्लैट के कंपैरिजन में। और जब क्लैट पीजी हम्म। का पेपर इतना ज्यादा हमारे लिए चैलेंजिंग आ रहा है, तब तो एलेट हमारे लिए बिल्कुल हलवा हो जाता है। सो ऑब्वियसली राइट। एलेट के लिए तो मुझे नहीं लगता कुछ अलग से रिसोर्सेज की जरूरत पड़ी होगी। बट कंबाइंड तौर पे क्लैट और एलेट के लिए तुम बताना चाहो तो तुमने कौन से रिसोर्सेज यूज करें? सिंस तुम हमारे साथ जुड़ी थी अन अकेडमी पे, तो आई नो तुम हमारी रेगुलर स्टूडेंट थी, तुम सारी लाइव क्लासेस भी करती थी, तो हमारे नोट्स वगैरह तो थे ही। उसके अलावा तुमने और किन चीजों पे फोकस किया? मैम, ऑनलाइन जो रिसोर्स थे, जैसे कि आपने बोला एक अनअकैडमी था, आप लोग हम्म। इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाते थे कि वो मतलब बहुत थे, मतलब हम्म। खुद में ही वो बहुत थे। प्लस आप और अनुजा मैम, आप दोनों क्वेश्चंस प्रोवाइड करते थे हम लोग को टेलीग्राम पे, उसका भी बहुत हम लोगों को बहुत हेल्पफुल हुआ। प्लस जो ऑफलाइन जो रिसोर्स मैंने यूज किया था वो सिंगल्स का मैंने यूज किया था। हम्म। और कुछ ऑनलाइन क्वेश्चंस थे, जैसे कि एग्जाम वेदा एक साइट है, उस पे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे को मिलते थे। सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस वहाँ पे मिलते हैं, तो मैं हाँ। कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ती थी तो पढ़ने के बाद मैं तुरंत ही क्वेश्चंस लगा लेती थी उस साइट से। तो ऐसे मैंने select हाँ, तो किया। ये स्ट्रैटेजी मैं हमेशा स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि दोनों ने प्रीवियस ईयर पेपर्स की बात करी, उसने मॉक्स की बात करी, एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे फोकस कर रही है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कि आप जब भी कोई चीज पढ़ने चले, पहले तो आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करना जब स्टार्ट करते हो तो आपको पता होना चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर्स के बारे में कि उस एग्जाम में आता क्या है, तो एनालिसिस उसका जरूरी है।
सेकेंड थिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है कि मॉक्स को लगाने के लिए वेट ना करना। जैसे ही हम फैमिलियर हो जाते हैं सिलेबस के साथ और थोड़ा बहुत 10-20% 30% पढ़ लेते हैं, तो हमें मॉक्स लगाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि उससे हमें ये पता चलता है कि हम सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़े तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप जरूर उसी वक्त पे लगा लीजिए। बाद के लिए जब भी हम चीजें रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी डबल मेहनत हो जाती है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करेंगे फिर से हम वही चीजें पढ़ने जाएंगे, फिर से हम देखेंगे हम कहाँ गलत हो रहे हैं कहाँ सही है। और जब तुरंत आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपने जो मटेरियल अभी पढ़ा है क्या वो सफिशिएंट है कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको लगेगा नहीं सफिशिएंट है तो देन एंड देयर आप फिर से मेहनत करोगे कि नहीं मुझे और डीप पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि आपका टाइम भी बचता है और सही पढ़ाई आप करते हैं समय रहते। ठीक है, चलो ठीक है दोना, आगे बात करते हैं कि स्पेसिफिक कोई टाइम टेबल तुमने, क्योंकि तुमने कहा शायद तुम ग्रेजुएट हो चुकी थी उसके बाद तुमने प्रिपरेशन करी, राइट? तो तुम्हारे लिए कॉलेज वाला यस मैनेज यस। करना कोई इतना हेडेक नहीं रहा होगा आई गेस, क्योंकि कॉलेज तुम्हारा हो राइट। गया था। सो इन दैट केस तुम्हारे पास क्या ऐसा कुछ था कि टाइम टेबल को लेके अगर मैं बात करूं कि कोई स्पेसिफिक टाइम टेबल तुम फॉलो कर रही थी? मैम स्पेसिफिक टाइम टेबल मैंने ट्राई किया था पर वो हो नहीं पाया। तो मैंने फिर अप्लाई किया कि मैं रात को सोने से पहले अपना टारगेट सेट करके रखती थी कि अगले दिन मेरे को ये दो सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं, हम्म। इसके क्वेश्चंस लगाने हैं और आज जो मैंने पढ़ा उसको रिवाइज भी करना है। हम्म। और जब भी पढ़ने बैठती थी तो मैं टाइमर ऑन कर देती थी अपना, मतलब प्रॉपर जब पढ़ने बैठती थी तो अपना टाइमर ऑन कर देती थी और जब मैं उठती थी वहां से तो मैं अपना टाइमर ऑफ कर देती थी। मैं हर बार हर सिटिंग में मैं ये करती थी। एट द एंड ऑफ द डे मैं देखती थी कि मैंने कितने घंटे पढ़ा है। अगर हम्म। कम हो रहा है, मैं देखती थी कि अगर कम हो रहा है तो फिर अगले दिन मैं उस पर वर्क करती थी और ज्यादा बैठने की कोशिश करती थी। ओके। अच्छा, तुम्हें दोना क्या लगता है कि रिवीजन इज कितना इम्पोर्टेंट किसी भी एग्जाम के लिए? I would say revision is the key to success, no doubt. हम्म। Revision and practice is the key to success. मतलब रिवीजन बहुत जरूरी है। हर ऑल्टरनेट 2 डेज अगर नहीं हो पाए तो वीकली तुम रिवाइज करो उस पूरे सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट को वीक में हर दिन रिवाइज करो थोड़ा थोड़ा करके। पर रिवीजन तो बहुत जरूरी है क्योंकि सिर्फ पढ़े जा रहे हैं और एग्जाम के पहले वाले दिन या फिर एक महीने पहले वो सारे सब्जेक्ट रिवाइज अच्छे से नहीं हो पाते हैं। जब हर दिन हम एक ही चीज बार बार पढ़ते हैं ना तो वो दिमाग में फिट हो जाता है, वो याद रहता है हमें हमेशा। तो जब भी हम्म। हम पेपर में वो चीज देखते हैं तो तुरंत हमको याद आ जाता है कि अच्छा ये तो हमने देखा है, पढ़ा हुआ है। तो इसलिए एग्जैक्टली। रिवीजन तो हमेशा हर हर 2 दिन या फिर 3 दिन वीकली करना ही चाहिए। एंड ऑब्वियसली क्लैट पीजी एलेट पीजी इतने सारे सब्जेक्ट्स कवर करता है कि रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब सब्जेक्ट्स की हम बात करते राइट। हैं तो ना, तो उसमें मेजर सब्जेक्ट्स और माइनर सब्जेक्ट्स पे किस तरह से फोकस करना चाहिए, तुम क्या बताना चाहोगी? मेजर सब्जेक्ट्स मैम जो थे जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, इंटरनेशनल लॉ और भी जो सब्जेक्ट्स थे मेजर, तो उनको तो मैंने ऑब्वियसली बहुत अच्छे से पढ़ा था। जजमेंट्स मैंने उसके बहुत अच्छे से कवर किए थे। प्लस आप लोग तो मतलब वो जो ऑनलाइन जजमेंट्स के क्लासेस होते हैं तो वो बहुत हेल्पफुल रहे मेरे लिए क्योंकि मेरे को अलग से सर्च नहीं करना पड़ा कोई भी जजमेंट, वो मेरे को मिल गया ऑनलाइन हम्म। क्लासेस के थ्रू। आप लोगों से, आपसे, अनुजा मैम से हमेशा मिल गया मेरे को, पीडीएफ के थ्रू हो, टेलीग्राम पे या फिर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हो, वो मिल जाता था। तो इट वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर मी। और माइनर सब्जेक्ट का था कि मैंने मेजर और माइनर को इक्वली इम्पोर्टेंस दिया था क्योंकि मैंने देखा था कि मेजर सब्जेक्ट तो हर कोई करके जाएगा पर माइनर सब्जेक्ट्स को भी जो इक्वली वेटेज देगा ना वही हम्म। शायद वो अच्छे से क्रैक कर पाएगा एग्जाम। तो मैंने दोनों एग्जैक्टली। को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया था। और मैम बेयर एक्ट बहुत जरूरी है सारे सब्जेक्ट्स के। बेयर एक्ट रहना बहुत जरूरी है, बेयर एक्ट से पढ़ेंगे तो बहुत ईजी हो जाता है। हाँ, जब हम बेयर एक्ट की बात करते हैं तो तुमने एक चीज नोटिस करी होगी, तो थोड़ा सा इस पे भी बता दो कि क्लैट और एलेट की जब हम बात करते हैं तो बेयर एक्ट क्या रोल प्ले करती है एलेट पीजी में? मैम एलेट पीजी या फिर क्लैट पीजी दोनों के लिए मेरे को लगता है कि बेयर एक्ट्स बहुत जरूरी हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के बेयर एक्ट्स या फिर क्रिमिनल लॉज के बेयर एक्ट्स, अभी अभी तो नए क्रिमिनल लॉज आ गए हम्म। हैं। तो अभी इस वजह से न्यू क्रिमिनल लॉज के जो बेयर एक्ट्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं क्योंकि उसमें मार्क करने के लिए जरूरी हो जाता है कि क्या थे पुराने सेक्शंस, क्या अभी हम्म। क्या है। तो इसलिए मेरे को लगता है कि बेयर एक्ट इज प्लेज अ वेरी की रोल टू हम्म। दिस जर्नी।
द प्रिपरेशन। हाँ एग्जैक्टली exactly, क्योंकि अगर आप बेयर एक्ट अगर लॉ स्टूडेंट है तो ऑब्वियसली आपको सबसे पहले बेयर एक्ट पता होनी चाहिए। और एलेट के लिए बेयर एक्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो फैक्चुअल क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता है, कॉन्सेप्चुअल पे थोड़ा सा कम काम करता है। राइट। और कंसेप्ट को हम्म। समझने के लिए बेयर एक्ट को समझना जरूरी है, इसलिए क्लैट पीजी में बेयर एक्ट इम्पोर्टेंट है। तो बेयर एक्ट इज ऑलवेज नेसेसरी, चाहे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाए या तो फिर कॉन्सेप्ट्स पूछे जाए। ओके दोना, सो तुम्हें क्या लगता है राइट। कि ऐसी क्या मिस्टेक्स होती हैं जो कैंडिडेट्स को अवॉइड करना चाहिए जब वो एक एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं? सबसे जो पहले मिस्टेक मैम लोग करते हैं कि ऑन आजकल ऑनलाइन कोर्सेज बहुत ज्यादा हो गए हैं, ऑनलाइन मॉक्स और क्वेश्चंस बहुत इजीली अवेलेबल हैं, जिस वजह से वो लोग ऑफलाइन पेपर में बैठ के वो लोग प्रैक्टिस नहीं करते। लेकिन हमारा एग्जाम होता है ऑफलाइन, ओएमआर शीट में हम लोगों को एग्जाम देना होता है। तो जैसे मैंने आपसे भी शायद कहा था कि मेरा ऑनलाइन जब मैं मॉक दे रही हूँ तो बहुत जल्दी हो जाता है मेरा मॉक। पर हम्म। जब मैं ऑफलाइन देती हूँ पेपर में बैठ के तो मेरा काफी टाइम लग जा रहा है, नहीं हम्म। हो पा रहा है, वो कंप्लीट 2 घंटे में नहीं हो पा रहा है। हम्म। तो ये एक दिक्कत थी, तो मैंने इस पे क्या किया कि मैंने ओएमआर शीट खरीद लिया घर पे, हम्म। और फिर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रिंट आउट निकाल के उस पे उसके बाद मैं ओएमआर शीट फिल करती थी। हम्म। उससे क्या होता था कि मेरे को टाइम तो एक मैनेजमेंट हो ही जाता था, प्लस मेरे को वो था कि एग्जाम सेंटर में जाके ओएमआर बबल्स फिल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई मतलब मिस्टेक्स को अवॉइड भी कर सकता है इस तरीके से। तो मेरा ये रहेगा कि अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो ऑनलाइन तो करो, पर उसके साथ ऑफलाइन भी करो। पेपर को प्रिंट आउट निकालो, वेबसाइट खरीदो, और 2 घंटे बैठ के आंसर्स कम हो जाता ओके, ठीक है। सो जब हम बात करते हैं स्पीड और एक्यूरेसी की, तो उसके बीच में बैलेंस बनाना कैसे हमें बनाना चाहिए एग्जाम में? क्योंकि जैसा कि तुमने कहा है। मैम तो ऑनलाइन स्पीड और जैसे ऑफलाइन होता है, तो ये भी कहीं ना कहीं वैरी करता है जब हम ऑनलाइन लगा रहे होते हैं और ऑफलाइन कर रहे होते हैं। तो स्पीड का बहुत बड़ा, ये स्पीड हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता है उस टाइम पर। जैसे मैम अभी तो क्लैट एलेट पीजी का पेपर काफी इजी हो गया है कंपैरेटिव टू क्लैट पीजी। क्लैट पीजी के लिए जैसे स्पीड बहुत जरूरी होता है, उसमें पैसेजेस इतने ज्यादा रहते हैं और इतने लेंदी पैसेजेस रहते हैं कि स्पीड बढ़ाना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए तो मैंने डेली न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दिया था स्पीड के लिए। हम्म। वही चीज मेरे को एलेट पीजी में काम आई, मेरे को स्पीड में उतना काम नहीं करना पड़ा एलेट पीजी के लिए। पर अगर मैं स्टूडेंट्स का बोलूँ कि जो तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उनको यही बोलूंगी कि जजमेंट्स पढ़ते रहो, अगर डेली न्यूज़पेपर नहीं भी कोई पढ़ रहे हो ठीक है, पर डेली जजमेंट्स वो पढ़ो, इससे स्पीड आएगी, क्वेश्चंस ज्यादा जल्दी पढ़ पाएंगे आप लोग, और समझ पाएंगे ज्यादा जल्दी। तो यस मैम। ओके, ठीक है। दोनों सबसे बड़ा पॉइंट जो आता है वो होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट, है ना? जब भी हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, और इनफैक्ट जब हम क्लैट और एलिट की बात करते हैं तो दोनों के बीच में कुछ एक हफ्ते का डिफरेंस होता है। तो और हमेशा ऐसा हुआ है कि जब हम क्लैट का पेपर दे के आते हैं तो उसके बाद एलेट का जब एग्जाम होना होता है तो क्लैट हमारा उसी दिन बम फोड़ता है रिजल्ट रिजल्ट दे के। इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया, एकदम पहले ही बम फोड़ दिया, जबकि हमें पता था बाद में रिजल्ट आना है, लेकिन उन्होंने दे दिया एक दिन पहले। तो डेफिनेटली उस टाइम पे भी एक एंजाइटी इशू हो जाता है, जिनका मार्क्स बहुत अच्छा क्लैट में नहीं आया है तो उनको लगता है हम एलेट में कैसा परफॉर्म करेंगे, ना चाहते हुए भी वो होता ही होता है एंजाइटी। तो उसके लिए स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहोगी? जैसे कि आपने बोला मैम कि एनजाइटी होता ही है, स्ट्रेस होता ही है, मेरे को भी हुआ था, पर यू एंड अनुजा मैम हैव प्लेड अ ग्रेट रोल, क्योंकि आप दोनों ने बहुत मोटिवेट किया था उस टाइम पे थ्रू आउट माई जर्नी। बीच बीच में जो आप मोटिवेशन देती रहती थी, बहुत ज्यादा हेल्प किया था। हाँ, तुम और हमेशा प्लस कहती भी फैमिली थी मैम सपोर्ट। एक मोटिवेशन दे दीजिए, थोड़े थोड़े दिन पे दे दिया करिए, बहुत रिक्वायर्ड हाँ। है। यस मैम, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और खुद को मतलब ऐसा सोचना है कि खुद अगर सही पाथ पे चल रहे हैं, प्रिपरेशन अगर सही है, ठीक है, डिमोटिवेट कभी कभी फील करना ठीक है, कोई बात नहीं, पर उस डिमोटिवेशन को, उस एंजाइटी को ज्यादा टाइम तक लेके नहीं चलना है। ये नहीं कि टाइम वेस्ट हो जा रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है, बस डिमोटिवेट फील किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको अपना पाथ सही रखना पड़ेगा, प्रिपरेशन सही होनी चाहिए, बिलीव इन योर सेल्फ, और होता मतलब जो उस रिजल्ट आएगा सही आएगा एग्जाम का दिन। अगर आपका प्रिपरेशन सही है तो एग्जाम आपका अच्छा ही जाएगा। ओके,
चलो, वेरी नाइस। सो लास्ट क्वेश्चन दो ना कि लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है तुम्हारे एलेट पीजी के थ्रू, तुम कल को कहाँ देखती हो खुद को, कि भाई मुझे जुडिशरी करना है या फिर मुझे कोई फर्म ज्वाइन करनी है, क्योंकि सिंस तुम्हें आईपीआर में स्पेशलाइजेशन करना है तो डेफिनेटली यू मस्ट बी लुकिंग फॉर कॉर्पोरेट ऑप्शन आई गेस। यस मैम, कॉर्पोरेट हमेशा से मेरे को था कि मेरे को कॉर्पोरेट में ही जाना है। तो, लेकिन मैं यूजीसी नेट के लिए भी प्रिपेयर कर रही हूँ कि मेरा एक दूसरा ऑप्शन भी हमेशा रहेगा मेरे साथ, हम्म। कि अगर कुछ भी ऊंच नीच हुई बाद में जाके तो मेरे पास ये ऑप्शन हमेशा से है। तो ये एलएलएम डिग्री होने का यही एक फायदा है कि आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ जाते हैं जो कि शायद एक एलएलबी डिग्री होल्डर के पास नहीं होते हैं। हम्म। और स्पेशली तब जब एक आपके पास जो एलएलएम की डिग्री है वो जब इतने प्रेस्टिजियस कॉलेज का हो, हम्म। तब उस डिग्री की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब इट विल सर्व एन एज टू योर सीवी। एग्जैक्टली। इसलिए हाँ, तो लॉन्ग टर्म में तो मैं कॉर्पोरेट में ही जाना चाहती हूँ। अब देखते हैं। हाँ, ओके दोना। सो मैंने तुमसे वैसे तो कहा कि लास्ट क्वेश्चन है, बट दो क्वेश्चन और थोड़ा माइंड में आया है, वो ये है कि एग्जाम डे एक्सपीरियंस तुम्हारा कैसा था, थोड़ा सा क्लैट पीजी का भी रेफरेंस लेके बता सकते हो, और स्पेशली एलेट पीजी का, क्योंकि मैंने कहा कि उससे पहले रिजल्ट आ चुका था क्लैट का। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा था सबके ही दिमाग को। इवन मुझे भी याद है कि कई स्टूडेंट्स वर लाइक कि मैम एग्जाम देने का मन नहीं हो रहा है एलेट का, नहीं देने जाते हैं। तब मैंने कईयों राइट। को मोटिवेट करा था कि नहीं भाई दे लो अभी तो, चलो खराब आया है तो और अच्छी बात है ना कि एक मौका है आपके पास एलेट का। तो व्हाट वाज योर माइंडसेट ऑन द डी डे? पहले मैं क्लैट का बोलती हूँ हाँ। क्योंकि वो मेरा मेन था, क्लैट का एग्जाम। तो क्लैट का जो जिस दिन एग्जाम था उस दिन तो ऑफकोर्स मैं बहुत ज्यादा पैनिक कर रही थी, बहुत एंशियस फील कर रही थी। बट आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ काम, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि पैनिक करते करते मैं एग्जाम हॉल में अब क्वेश्चंस गलत करके आ जाऊँ। हम्म। तो ये मैं नहीं चाहती थी। मैंने खुद को काम रखा। मैंने सोचा कि प्रिपरेशन मेरी 100% थी, मैंने अपनी तरफ से 100% दिया। अब जो होगा एग्जाम हॉल में सब सही होगा। हम्म। और एग्जाम, क्लैट का एग्जाम तो ऐसा हो गया। और फिर एक हफ्ता जो था, 1 वीक का जो गैप था, उसमें मेरे को था कि अगर मेरा क्लैट में बाई चांस नहीं हुआ तो ये मेरा दूसरा चांस है एलेट का। तो मेरे हम्म। को इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। हम्म। मेरे हिसाब से क्लैट सही गया था, मेरा अच्छा गया था। बट स्टिल वो कुछ बता नहीं सकते ना कि क्या हो जाए रिजल्ट में, कैसा क्या हो जाए, हाँ। क्या रिजल्ट आए। तो मैंने सोचा कि मेरे पास एक और चांस है, और अगर दोनों ऑप्शंस मेरे पास रहेंगे तो मैं किसी में भी चूज कर सकती हूँ, मेरे पास ज्यादा ऑप्शन रहेंगे चूज करने के। तो हम्म। मैंने एनेट को भी इक्वली इम्पोर्टेंट समझा। और एनेट के लिए मैंने मेन फोकस सेक्शंस पे की। जैसे क्रिमिनल लॉज के सेक्शंस पे, उसमें सेक्शंस ज्यादा पूछे जाते हैं एनेट पे, हम्म। एलेट के क्वेश्चन में, क्योंकि उसमें पैसेजेस नहीं होते। हम्म। तो मैंने अपना क्वेश्चन थोड़ा रिवाइज किया। पहले तो मैंने सारा जो क्लैट के लिए मैंने पढ़ा था, फिर मैंने सेक्शंस देखे, सेक्शंस मैंने रिवाइज किए। और एलेट के दिन जब मैं एग्जाम देने गई तो उस दिन आई वाज काम, क्योंकि क्लैट के दिन मेरा मतलब जितना था मैंने सब अपना पैनिक, एंजाइटी सब हो हाँ, गया था मेरा। तो एलेट के दिन। इसमें मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी, दैट्स द थिंग जो हमेशा मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि अगर आप क्लैट भर रहे हो तो एलेट आपको जरूर भरना चाहिए। क्योंकि देखो, क्लैट इज योर डिजायर, एलेट इज एन अपॉर्चुनिटी जो ऑब्वियसली राइट। आपको प्लेट में सजा के आ रही है। आपको कोई अलग एफर्ट नहीं डालना है, बस एक एक्स्ट्रा फीस देनी है, वो भी मुझे पता है बहुत होती है, सब लोग इसीलिए पिछड़ जाते हैं कि कम सीट्स के लिए कौन इतना पैसा देगा। मैं डेफिनेटली एग्री करती हूँ। बट ये भी तो सोचो ना कि आप उसके लिए आपको अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं करनी है। आपने अगर क्लैट में बहुत मेहनत करी है तो वो कहीं ना कहीं एलेट में रिजल्ट आपको दिख ही जाने वाला है, ये होता ही होता एग्जैक्टली। है। तो हमेशा एलेट एड ऑन करता है, और क्योंकि ऑलरेडी आप एक एग्जाम में अपीयर हो चुके होते हो एक हफ्ते पहले, तो आपका वो जो एग्जामिनेशन हॉल का फियर है, एग्जाम डे का प्रेशर है, वो सब कहीं ना कहीं एकदम आपका जीरो हो जाता है जब आप एलेट वाले दिन जाते हो। वो आपका एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है उस दिन कि नहीं भैया अब तो मैं अच्छा ही करूंगा क्लैट। और सच बात है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो क्लैट और एलेट देते हैं, आप सबका रिजल्ट पूछ लो, क्लैट से बेटर वो एलेट में करते हैं। ऐसा होता है। यस मैम, नो डाउट, यस मैम। मेरे को मैंने जब क्लैट का आंसर की चेक किया था उस हिसाब से तो मेरे को एनयूजेएस मिल रहा था। हम्म। पर मेरे को एलेट देने के बाद मेरे को एनएलयू डी मिल गया। हम्म। मैं ऑब्वियसली मैं एनएलयू डी चूज कर रही हूँ यहाँ पे। हम्म। बट स्टिल वो हो गया ना कि मेरे को क्लैट में एनयूजेएस मिल रहा था और मैंने एलेट पीजी दिया तो मेरे को एनएलयू डी मिल गया। अगर मैं एलेट पीजी नहीं देती
तो शायद मेरे को नहीं मिलता एनएलयूडी। मैं बिना कोशिश किए ही मैं हार मान हाँ जाती फिर से। बिल्कुल एग्जैक्टली और अभी हो सकता है अभी क्लैट का रिवाइज होके अगर आएगा तो क्या पता तुम्हें एनालिस मिल जाए, लेकिन कोई बात नहीं, अभी फिलहाल एनएलयूडी मिल रहा है, जाओ, अब सोचने की जरूरत ही नहीं है एनालिस राइट। वगैरह के लिए कि हाँ बेटर रिजल्ट क्या होगा। अच्छा, एक और चीज, तुमने जैसा कि बताया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन होने की वजह से मॉक्स में थोड़ा बहुत डिफिकल्टी फेस हम लोग करते हैं मैम। वो यही होता है कि हम ऑनलाइन मॉक्स मैक्सिमम लगाते हैं, तो ऑफलाइन में उस दिन जब हम पेन और पेपर वाला करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम थोड़ी होती है। उसके अलावा कोई चैलेंजेस तुमने फेस करे हो उस दिन? उसके अलावा मैम, जो होता है कि जो इन्वायरमेंट, कोई कहीं से कुछ बात कर रहा है, इन्विजिलेटर्स बात कर रहे हैं, या फिर कोई कुछ बोल रहा है, बाहर से आवाजें आ रही हैं, वो सब थोड़ा सा रहता है। बट हम्म। ठीक है, वो सब अवॉइड कर सकते क्योंकि हैं अगर स्टूडेंट्स आर आपका प्रिपरेशन, कंप्लेनिंग, अगर आप कॉन्फिडेंट हो। क्लैट के पेपर में भी स्टूडेंट्स आर हम्म। कंप्लेनिंग ना कि काफी सारे मॉस्किटो थे कमरे में, डिस्टरबेंस थी। मैम बहुत बहुत डिस्टरबेंस, मेरे खुद के क्लास में इतनी ज्यादा डिस्टरबेंस थी, बच्चे इतने ज्यादा खास रहे थे उस दिन। पर क्या करें। कोई बात नहीं, वो क्या तो करें, उसी ठीक में है, देना पड़ता है। ठंडी का टाइम है, वो तो हेल्थ का हाँ इशू है, तो कोई बात नहीं। बट एग्जैक्टली, कुछ वो कर नहीं चैलेंजेस सकते। होते हैं, इसीलिए मैं भी हमेशा कहती थी कि बात कि आप थोड़ा सा ये मत कोशिश करो कि हमेशा आप एकदम शांत कमरे में बैठ के मॉक सॉल्व करो। थोड़ा एग्जैक्टली। बहुत शोर शराबे में आदत डालो, क्योंकि अगर आप ऑब्वियसली आप अकेले, आज की डेट में तैयारी जब कोई भी बच्चा करता है एकदम अकेले करता है, उसको लगता है मैं ही अकेला हूँ, लेकिन जब वो उस दिन उतरता है मैदान में ना, तो डेफिनेटली बहुत सारे हम्म। फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट उसको करते ही करते हैं। ओके, सो राइट। ठीक है दोना, लास्ट थिंग तुम चाहे वो क्लैट पीजी के एस्पिरेंट्स हो या फिर एलिट पीजी के हो, तुम उनको क्या कहना चाहोगी? और वन मोर क्वेश्चन इन एडिशन टू दैट, कि अन अकेडमी तुम्हारे लिए ओवरऑल कितना हेल्पफुल हुआ है और आगे आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है, जो भी तुम कहना चाहो। ओके, सो फर्स्ट थिंग, मैं जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स को बोलना चाहूंगी कि काफी लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि यू आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दिस, यू आर नॉट केपेबल ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जाम। डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड, बिलीव इन योर सेल्फ। ओके, डिमोटिवेट मत होना। ठीक है, प्रिपरेशन के थ्रू डिमोटिवेट हो रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ठीक है उसमें, बट बिलीव इन योर सेल्फ, डू हार्ड वर्क, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स ओनली यू। आपके ऊपर पूरा डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो। उस एग्जाम डे में आप पूरा प्रिपरेशन, आपका उस दिन फाइनल रिजल्ट लाएगा आपका। अगर आप खुद को मतलब हार्डवर्क करोगे खुद, तो योर हार्डवर्क विल डेफिनेटली पे यू ऑफ। और मैम, अन अकेडमी की बात करूँ तो मैं आपको भी एक चीज बताना चाहती हूँ, जो कि मैं हैट डेडिकेट करते वक्त शायद वो इतना बड़ा मैसेज लिख नहीं सकते ना, तो हाँ। नहीं बता सकते थी। ये था कि जब मैंने अन अकेडमी ज्वाइन करने का सोचा था, मैं काफी सारे प्लेटफॉर्म्स देख रही थी कि क्या ज्वाइन करूं, क्या अच्छा रहेगा। तो मैं फ्री क्लासेस देख रही थी सारे प्लेटफॉर्म्स के। तो उसमें मैंने आपका भी क्लास देखा, जो कि टीपीए का चल रहा था उस टाइम पे, फ्री क्लास। तो वो एक क्लास देख के मेरे को इतना अच्छा लगा। दो क्लासेस मैंने देखे थे, इतने इजीली आपने समझाए थे। सेम गोज पर अनुजा मैम। उस टाइम पे शायद कॉन्ट्रैक्ट के क्लासेस चल रहे थे अनुजा मैम के। आप लोग इतने इजीली सब कुछ समझा रहे थे, मतलब रियल लाइफ से कनेक्ट करके समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। तो उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि अन अकेडमी ही चाहिए मेरे को। और मैम, मैंने यूजीसी नेट के लिए भी जो सब्सक्रिप्शन लिया है, वो भी मैंने अन अकेडमी का ही लिया है। क्योंकि वो एक हो गया है मेरा कि अन अकेडमी है तो सब अच्छा ही होगा वहां पे। चलो तो अच्छी अन बात अकेडमी है। ने बहुत बहुत हेल्प किया मेरे को। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तुम यूजीसी नेट के बारे में भी सोच रही हो, वो भी एक बहुत अच्छी बात है कि अभी से ही तुमने सोचना शुरू कर दिया है, तो ऑब्वियसली तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना नेट का पेपर भी क्लियर कर पाओगे। थैंक यू। ओके दोना, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है, एनएलयू डी की लाइफ के लिए। होप तुम अपनी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी थैंक की यू। लाइफ बहुत अच्छी से जियो, ठीक है, अपना एलएलएम एंजॉय करो, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहता है एक साल का एलएलएम, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये बात तुम डेफिनेटली वहां से जब निकलोगी ये बात तुम्हें रियलाइज होगी। और जितनी भी अपॉर्चुनिटीज वहां पे मिले, एक्सपीरियंसेस रहे, सबसे सीखने की कोशिश करना, उस एक साल को अपना खराब बिल्कुल भी मत जाने देना, एंड लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस, और आगे चल के वो सारी की सारी चीजें तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ ऐड करेगी, ठीक है। एंड बिसाइड्स दैट, तुमने नेट जैसा कि कहा, नेट की प्रिपरेशन करो, अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट का भी पेपर निकालो, तुम्हारे पास और ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच दोना,
आई होप तुम्हारी इन आंसर से और लोगों को बहुत हेल्प हुआ होगा। एंड बाकी के मैं व्यूअर्स को ये कहना चाहूंगी कि अगर अभी कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ ही सकते हो, ठीक है। एंड आप पूछ भी रहे ही होंगे ऑब्वियसली। बट और इसी के साथ साथ हम और भी टॉपर्स के इंटरव्यू यहाँ पे लाएंगे। क्लैट का हमने होल्ड इसलिए रख रखा है क्योंकि अभी क्लैट पे केस चल रहा है। सो बिकॉज ऑफ दैट वो जब तक फाइनल नहीं हो जाता है, हम अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बट वी विल कम अप विद द मोर इंटरव्यूज फॉर योर गाइडेंस। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक थैंक यू केयर मैम। टू ऑल ऑफ यू। ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक यू दोना, थैंक यू।